बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगी कि इस बीच मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, इस वजह से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई। अब से मैं हर हफ्ते आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, उसमें भारत के विदेश संबंध में एक टॉपिक है अफ्रो एशियाई एकता या अफ्रो एशियन एक यूनिटी। तो भारत की आज़ादी से पहले ही, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही नेहरू जी ने, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने विश्व के मामलों में, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का क्या देखा था, सपना देखा था। और नेहरू के दौर में ही भारत ने एशियाई यानी एशिया के देश और अफ्रीका के नए देश जो स्वतंत्र हुए थे उनके साथ क्या बनाया, संपर्क बनाया। आपको पता है कि भारत के साथ ही बहुत सारे देश क्या थे, गुलाम थे, और उसके बाद ये सब क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। तो इन देशों के साथ नेहरू जी ने क्या किया, संपर्क बनाया। तो 1950 के दशक में नेहरू जी ने एशियाई एकता की पैरोकारी की, यानी एशिया के जो देश थे, अफ्रीका के जो देश थे, उनकी एकता की क्या की, उन्होंने पैरोकारी की। तो 1947 के मार्च में नेहरू की अगुवाई में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1947 के मार्च महीने में, यानी भारत की आज़ादी से 5 महीने पहले, नेहरू की अगुवाई में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भी पूरा प्रयास किया। इंडोनेशिया किसका गुलाम था, डचों का गुलाम था। भारत ने हमेशा ही औपनिवेशीकरण का क्या किया था, विरोध किया था। औपनिवेशीकरण मतलब जो भी शक्तिशाली देश हैं, कमज़ोर देशों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उनको अपने अंडर में ले लेते हैं। तो भारत ने हमेशा इस चीज़ का क्या किया था, विरोध किया था। इंडोनेशिया के एक शहर बांडुग में 1955 में अफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ। इसे ही बांडुग सम्मेलन या अफ्रो एशियाई सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपका आता है। तो इंडोनेशिया का एक शहर है बांडुग, वहाँ पर 1955 में अफ्रो एशियाई यानी अफ्रीका के देश और एशिया के देशों का क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। और इसी सम्मेलन को क्या कहते हैं, बांडुग सम्मेलन या अफ्रो एशियाई सम्मेलन कहते हैं, या अफ्रो एशियाई सम्मेलन के नाम से इसको जानते हैं। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बांडुग सम्मेलन क्या है या अफ्रो एशियाई सम्मेलन क्या है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया का एक शहर है बांडुग, यहाँ पर 1955 में अफ्रो एशियाई यानी अफ्रीका के देश और एशिया के देशों का सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन को क्या कहते हैं, बांडुग सम्मेलन या अफ्रो एशियाई सम्मेलन। अगला है बांडुग सम्मेलन में ही, यहीं से, यानी ये जो सम्मेलन हुआ यहीं से किसकी नींव पड़ी थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। जो शीत युद्ध के दौरान जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी वो कहाँ से पड़ी, बांडुग सम्मेलन से, जो कब हुआ था, 1955 में। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, 1961 में और बेलग्रेड में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो प्रमुख भूमिका में थे वो कौन थे, भारत के जवाहरलाल नेहरू ही थे। हालांकि इसमें नेहरू, नासिर, टीटो, सुकर्णो और वामे एनक्रुमा भी थे, लेकिन मुख्य भूमिका में भारत के जो पीएम थे नेहरू जी ही थे, भारत के पहले पीएम। अब है चीन के साथ शांति और संघर्ष, यानी चीन के साथ भारत के कैसे संबंध रहे, कैसे शांति रही, कब कब संघर्ष हुआ, ये, और इसी को हम कहेंगे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विथ चाइना।
तो चीन क्या है, भारत का पड़ोसी देश है, ये हम सभी जानते हैं। भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की जो शुरुआत की वो बड़े ही दोस्ताना ढंग से की। भारत चाहता था कि चीन भारत का पड़ोसी है और चीन के साथ भारत के संबंध क्या रहें, अच्छे रहें, दोस्ताना रहें। और भारत ने चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार आई थी 1949 में, वहाँ पर चीन में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद चीन में जो कम्युनिस्ट सरकार आई थी, भारत ने उस सरकार को मान्यता दी थी। और नेहरू जी की चीन के प्रति गहरी आस्था भी थी। यहाँ तक कि नेहरू जी के कुछ सहयोगी जैसे सरदार पटेल जी ने आशंका भी व्यक्त की थी कि आने वाले दिनों में चीन क्या कर सकता है, भारत पर आक्रमण कर सकता है। लेकिन मैंने बताया कि नेहरू जी चीन पर विश्वास करते थे, चीन के प्रति गहरी आस्था थी, इसलिए नेहरू जी इस आशंका को मानने को ही तैयार नहीं थे कि चीन कभी भारत के ऊपर आक्रमण कर सकता है। और नेहरू जी के इस आस्था के पीछे ये भी कारण था कि 29 अप्रैल 1954 में नेहरू जी और चीन के प्रमुख चाओ एन लाई ने संयुक्त रूप से एक समझौते पर साइन किए थे। वो समझौता कौन सा था? पंचशील समझौता, जिसमें 5 सिद्धांतों पर भारत और चीन के बीच क्या बनी थी? सहमति बनी थी। और इसमें से एक सिद्धांत ये भी था कि कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। इसलिए नेहरू जी को चीन के ऊपर पूरा विश्वास था कि चीन भारत के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं चीन का आक्रमण 1962, यानी 1962 में जब चीन ने भारत के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। अब यहाँ तक तो ठीक है, भारत और चाइना के संबंध अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद भारत और चीन के संबंधों में क्या आ गई? खटास आ गई। भारत और चीन के संबंध खराब होने शुरू हो गए। इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण थे। एक कारण तो क्या था कि 1950 में चीन का तिब्बत पर कब्जा, ये तिब्बत की बात हम फिर करते हैं। और दूसरा कारण था भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, यानी सीमा को लेकर जो विवाद भारत और चीन के बीच था। ये 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। अब हम बात करते हैं तिब्बत की। एक बार मैं मैप में भी आपको दिखा देती हूँ। ये भारत का मैप आपको दिख रहा होगा, इसको हम नज़दीक से देख लेते हैं। ये क्या है? चाइना है, ये दिख रहा होगा आपको चाइना। चाइना भारत के उत्तर में है और उसी के नीचे आपको दिख रहा होगा तिब्बत, यानी ये आपको दिख रहा होगा तिब्बत। ये चाइना हो गया और ये तिब्बत हो गया। तो चीन और भारत के बीच में क्या है? एक पठार है तिब्बत। तिब्बत क्या है? चीन और भारत के बीच में, चीन के पश्चिम में तिब्बत क्या है? एक पठार है। अब तिब्बत के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, उसके साथ व्यापारिक संबंध भी रहे हैं और सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। और तिब्बत जो रहा है बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है, इसलिए भारत के संबंध उसके साथ क्या हैं? अच्छे हैं। लेकिन बात कहाँ से बिगड़ती है? ये देखिए, ये भारत हो गया, ये चीन हो गया, इसके बीच में यहाँ पर क्या है? तिब्बत है। अब चीन का ये मानना है कि तिब्बत जो है चाइना का ही क्या है? अंग है। और समय समय पर चीन ने तिब्बत के ऊपर क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। लेकिन तिब्बत वाले जो है चाइना का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। वो अपने आप को चाइना के अंडर नहीं मानते हैं। यहीं से समस्या शुरू हो रही है। एक बार फिर से समझिए, तिब्बत जो है भारत और चीन के बीच में एक पठार है और तिब्बत को चाइना अपना क्षेत्र मानता है, एक स्वायत्त क्षेत्र करके उसको मानता है। लेकिन तिब्बत जो है, तिब्बत के लोग जो हैं वो चाइना का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। अब 1950 में क्या हुआ? चीन ने तिब्बत पर क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया, वहाँ पे कब्जा कर लिया 1950 में। तिब्बत के ज़्यादातर लोगों ने चीन के इस कब्जे का क्या किया? विरोध किया। मैंने पहले भी बताया कि चाइना हालांकि तिब्बत को अपना एरिया मानता है, अपना पार्ट मानता है, लेकिन तिब्बत के जो लोग हैं वो चाइना का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो 1950 में जब चीन ने तिब्बत को
कब्जे में ले लिया तो तिब्बत के लोगों ने चीन के इस कब्जे का क्या किया, विरोध किया। 1954 में भारत और चीन के बीच क्या हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें ये बात कही गई थी कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। यानी संप्रभुता का अर्थ होता है कि कोई भी देश आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पर चाइना को लग रहा था कि भारत जो है चीन के इस फैसले का विरोध नहीं करेगा। चाइना को यही लग रहा था कि चीन ने तिब्बत पर जो कब्जा किया है, इस संदर्भ में भारत चाइना से कुछ भी नहीं कहेगा। तो चीन ने तिब्बत की संस्कृति को कुचल कर क्या किया, चीन ने जब वहाँ पर कब्जा किया तिब्बत पर, तो तिब्बत की जो संस्कृति थी उसको कुचल दिया। तिब्बत में चीनियों को बसाना शुरू कर दिया और तिब्बत में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन ने क्या किया, तिब्बत में चीन के लोगों को बसाना शुरू कर दिया। 1958 में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह भी हुआ। अब जो चाइना के लोग तिब्बत में बस रहे थे उसके खिलाफ 1958 में क्या हुआ, विद्रोह भी हुआ। चीन ने क्या किया, चीन तो शक्तिशाली था, चीन ने इस विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया। तो हालात जब बहुत बिगड़ गए तो वहाँ के जो धार्मिक नेता थे, तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे दलाई लामा, 1959 में 1959 में उन्होंने क्या किया, भारत से शरण मांगी और इनके साथ ही बहुत सारे लोग भी क्या आ गए थे, भारत आ गए थे शरण मांगने के लिए। तो चीन ने भारत के इस कदम का क्या किया, विरोध किया कि जो ये तिब्बत के धार्मिक नेता थे, भारत ने इनको क्या दे दी थी, भारत में शरण दे दी थी। तो चीन ने कहा कि भारत उसके आंतरिक मामलों में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, दखल दे रहा है, और ये क्या है, पंचशील के सिद्धांतों के खिलाफ है। तिब्बत के लोगों ने चीन के अत्याचार से बचने के लिए दुनिया के अन्य देशों में भी शरण ली, भारत में भी शरण मांगी। भारत में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला करके है, बहुत तिब्बतियों की बस्ती है। संभवतया तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है ये, जो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला करके है, ये माना जाता है कि तिब्बतियों की सबसे बड़ी क्या है, बस्ती है। तो भारत के अनेक राजनीतिक दल और राजनेताओं ने तिब्बत की आज़ादी के प्रति अपना समर्थन भी जताया। भारत के बहुत सारे पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने तिब्बत की आज़ादी का क्या किया था, समर्थन किया था। अब चीन तिब्बत को चीन का ही क्या मानता है, अभिन्न अंग मानता है, जबकि तिब्बत की जनता चीन के इस दावे को नहीं मानती है। तिब्बत की जनता कहती है कि हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन चाइना तिब्बत को अपना अंग मानता है, अपना अभिन्न अंग मानता है। तिब्बती चीन के इस दावे को भी नकारते हैं। तिब्बत को स्वायत्तता दी गई है, चीन ये कहता है कि तिब्बत को स्वायत्तता दी गई है, अधिक से अधिक आज़ादी दी गई है, लेकिन तिब्बत के जो लोग हैं उनकी इस स्वायत्तता जो उन्होंने दी है, चाइना ये कहता है, उसका भी क्या कहते हैं, खंडन करते हैं, नकारते हैं उसको। वे मानते हैं कि तिब्बत की पारंपरिक जो संस्कृति थी, उनकी पुरानी जो संस्कृति थी और धर्म था, उसको नष्ट करके चीन वहाँ पर क्या बसाना चाहता है, साम्यवाद को फैलाना चाहता है। जो वहाँ पर बौद्ध धर्म है उसको ख़त्म करके, वहाँ की जो संस्कृति है उसको ख़त्म करके चीन वहाँ पर तिब्बत में क्या करना चाहता है, साम्यवाद को फैलाना चाहता है। इसी की वजह से भारत और चाइना के संबंध क्या हुए थे, खराब हुए थे। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। अफ्रो एशियाई सम्मेलन क्या है कि भारत क्या चाहता था कि जो भी अफ्रीका और एशिया के जो नए स्वतंत्र देश हुए हैं उनके साथ भारत के क्या हो, अच्छे संबंध हो, और भारत ने एशियाई एकता की क्या की थी, पैरोकारी की थी, और
इंडोनेशिया के एक शहर बांडुक में 1955 में क्या हुआ था, पहला अफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। इसे ही बांडुक सम्मेलन या अफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कहते हैं। यहीं से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। अब चीन के साथ भारत के संबंधों की बात करें तो भारत शुरू से ही चाहता था कि चीन के साथ उसके संबंध अच्छे हों, लेकिन भारत और चीन के संबंध दो कारणों से खराब हुए। पहला कारण था 1950 में चीन ने जब तिब्बत पर आक्रमण किया। दूसरा कारण था चीन के बीच सीमा, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। अब ये तिब्बत और भारत और चीन के बीच तिब्बत की वजह से जो संबंध खराब हुए, उसके पीछे कारण क्या था कि चीन तिब्बत को अपना अभिन्न अंग मानता है, लेकिन तिब्बत के लोग चाइना का विरोध करते हैं। भारत ने 1959 में जब तिब्बत के लोग शरण मांगने के लिए, तिब्बत के धार्मिक नेता जब शरण मांगने के लिए भारत में आए तो भारत ने उनको शरण दी। तो चीन का यही भारत से विरोध था कि चीन की जो नीति थी, चीन का जो फैसला था, उसमें भारत ने हस्तक्षेप क्यों किया, यानी तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे, तिब्बत के जो लोग थे, उनको शरण क्यों दी। यहीं से भारत और चीन के संबंध खराब होने शुरू हुए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।